हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। और हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की जो फर्स्ट पेपर है वो कवर कर रहे थे। 2023 के हम लोग सारे पेपर वन कवर कर रहे थे और उसी प्लेलिस्ट में हमारी ये अगली वीडियो है। और हमारा 6 दिसंबर से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है और सिटी भी रिलीज़ हो गई हैं। तो जिन लोगों ने अपनी एग्ज़ाम डेट चेक नहीं की है या सिटी नहीं देखी है वो लोग जाके देख लें। और जिनके भी 6 से एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी रिवीजन प्लेलिस्ट है। जाके सब लोग पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से देखें और जो भी क्वेश्चंस उन्हें लग रहा है रिवीजन की ज़रूरत है, इस प्लेलिस्ट से आपके हर तरह के क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेलिस्ट मैंने व्याख्या सहित बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। और सबसे पहले हम लोग इसमें डीआई सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित तालिका 1 और तालिका 2 6 बैंकों ए से एफ तक परसेंट के रिक्त 4170 पदों का अलग अलग दर्शाती है और बैंक में 6 भिन्न कैडर के कार्मिकों के आवश्यकता संबंधी प्रतिशतवार अलग अलग विवरण, जो कि क्रमशः आईटी अधिकारी, कृषि क्षेत्र अधिकारी, विधि अधिकारी, वित्तीय कार्यकारी, तकनीकी अधिकारी और प्रोबेशनरी अधिकारी हैं। मान लें कि यह प्रतिशत सभी 6 बैंकों के लिए समान है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जैसे कि दोस्तों ये तालिका दी गई है और हमारे इसी तालिका से लगभग 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो हर पेपर वन की सेट में एक डीआई ज़रूर आती है जिससे 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़्यादा कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। और जो लोग नहीं कर पाए वो लोग सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे तो उनकी डीआई अच्छे से तैयार हो जाएगी। हम लोग तालिका देख लेते हैं। पहली तालिका है ABCDEF और इसमें रिक्त पदों की संख्या भी सामने दी गई है। और उसके बाद हमारी दूसरी तालिका दी गई है वैसे ही, जिसमें बैंक में कैडर ITO, AFO, LO, FE, TO, PO और इसमें विवरण का प्रतिशत दिया गया है। चलिए हम लोग दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और सी बैंक ने दी गई आवश्यकता के अनुसार आईटीओ की नियुक्तियां की। कुछ दिनों के बाद कुछ नवनियुक्त आईटीओ ने बैंक ए को छोड़कर बैंक सी को ज्वाइन कर लिया। बैंक ए और सी में नवनियुक्त आईटीओ की संख्या अब बराबर हो गई है। बैंक ए से छोड़कर जाने वाले नवनियुक्त व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसका सलूशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप लोग इसका ऑप्शन ए सही है 12.5%। और आप लोग इसकी व्याख्या से भी कोशिश करिए समझने की। ए बराबर कितना है 800 और 800 का हमें 11% निकालना है जो कि आएगा 88। और उसके बाद सी बराबर कितना है 600, जैसे कि आप लोग इसमें तालिका में देख सकते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो लोग तालिका को जाके देखें। इसमें ए बराबर 800 है तो 800 का कितना प्रतिशत निकालना है 11%, जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद सी का कितना प्रतिशत है? सी का है 600 और 600 का हमने कितना निकाला है 11%। और इन दोनों का फिर एक्स 88 माइनस एक्स कर लेंगे और बराबर 66 प्लस एक्स कर लेंगे और एक्स बराबर 11। इसी तरह से हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आएगा 12.5%। अगला क्वेश्चन हमारा इसी सीरीज में, CEF को एक साथ मिलाकर LOS की नियुक्तियों की संख्या ABD को एक साथ मिलाने की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक या कम है? दोस्तों सेम ऐसे ही क्वेश्चन में हर उसमें सॉल्व करा चुकी हूँ, इनका मेथड भी समझा चुकी हूँ। और मैं ये क्वेश्चन बार बार बताकर इतने अच्छे से सॉल्व नहीं करा सकती हूँ, तो कोशिश आप लोग करिए एक दो में मेथड समझने की और करने की और इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा सी और एफ में एक साथ मिलकर AFO की भर्ती का अनुपात डी और एफ को एक साथ मिलाने की तुलना में कितना है? तो दोस्तों इसमें सी और ई का एक साथ कर लेंगे और डी और एफ का एक साथ करके इसका रेशियो बना लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, बैंक डी और एफ ने अपनी आवश्यकता से 15% अधिक पीओ की नियुक्ति की है और एक वर्ष बाद बैंक डी और एफ में कुछ कर्मचारियों की छंटनी के माध्यम से कर्मचारियों की संख्या पहले जो मूल के जितना कर दिया गया है और बैंक एफ की अपेक्षा बैंक डी में छटाई के प्रतिशत कितना कम या अधिक है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
और हमारा अगला क्वेश्चन है, और जो इस जीआई का आखिरी क्वेश्चन है, बैंक ई की आवश्यकता संख्या से कितने अधिक टीओ को नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे कि टीओ की संख्या एफई की संख्या के साथ अनुपात 2:3 हो जाए। और दोस्तों इसका सही आंसर सॉल्व करने के बाद ये आएगा 42। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की विस्तार मंथन विधि को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, विचारों की वृहत मात्रा का उत्पादन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विचारों की वृहत मात्रा का उत्पादन शिक्षण की विचार मंथन विधि को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। विचार मंथन विशेष समस्याओं को सुलझाने, जानकारी सुलभ करने एवं रचनात्मक सोच, नए विचारों को विकसित करने आदि के एक सम्मेलन हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अधिगमकर्ता उन्मुखी उपागम की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, दोस्तों इसका बी और डी सही होगा। जैसे कि देख लेते हैं, ए है, यह उन्नम्य पाठ्य चर्या पर आधारित होता है। बी है, यह विषयगत मामले की सहकारी निर्धारण पर केंद्रित होता है। सी, यह मुख्यतः शिक्षक की आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है। डी, यह उद्भाषण की विविधता पर बल देता है। दोस्तों जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, इसका सी ऑप्शन सही होगा, बी और डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिगमकर्ता उन्मुखी उपागम की प्रमुख विशेषताएं विषयगत मामलों के सहकारी नियंत्रण पर केंद्रित होती है। यह उद्भाषण की विधि पर बल देता है। यह गतिविधि का ध्यान शिक्षक से शिक्षार्थियों पर स्थानांतरित करती है। इसके अलावा इसमें सक्रिय शिक्षण, विद्यार्थियों द्वारा समस्याओं का समाधान, चर्चा करना, व्याख्या करना, मंथन करना इत्यादि शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा चैनल कहाँ के BISAG से योजित है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गांधीनगर। स्वयं प्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है जो GST 15 द्वारा BSAG एंड गांधीनगर से अपलिंक है, और यह NPTEL, IIT, UGC, IGNOU, NCERT और NIOS को सामग्री प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कथन वाला क्वेश्चन है। इसमें 2 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कौन सा कथन सही होगा और कौन सा कथन गलत होगा। तो इसमें पहला कथन दिया गया है, TPACK जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल पेडागॉगिकल कंटेंट नॉलेज ढांचे को मिश्रा और कोहलर ने वर्ष 2006 में विकसित किया था। और दूसरा कथन है, TPAC के ढांचे में कुल 6 घटक शामिल होते हैं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन, दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसका पहला सत्य है किंतु दूसरा कथन गलत है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। TPAC के टेक्नोलॉजी पेडागॉगिकल कंटेंट नॉलेज ढांचे को मिश्रा और कोहलर द्वारा 2006 में विकसित किया गया था। यह एक शैक्षणिक सिद्धांत है जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान के समूह को अच्छे से समझना है। इसके ढांचे में मुख्यतः 3 घटक होते हैं, प्रौद्योगिकी, शिक्षा शास्त्र और सामग्री ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलनात्मक पद्धतियों में समेटिव इवैल्यूएशन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा होने बाद ग्रेड्स प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सामान्य वितरण की स्थिति से भिन्न दाहिनी तरफ वक्र का वैषम्य हो तो हम इसे कहते हैं। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा, धनात्मक रूप से विषम। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। यदि सामान्य वितरण की स्थिति से भिन्न दाहिनी तरफ वक्र का वैषम्य हो तो इसे धनात्मक रूप से विषम कहते हैं। जब अधिकांश स्कोर वितरण के कम अंत पर ढेर हो जाते हैं और इसके उच्च अंत की ओर धीरे धीरे फैलते हैं तो इस वितरण को धनात्मक विषम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब समय के विभिन्न बिंदुओं पर संकलित आंकड़ों की एक रूपता मापी जाती है तो इसे कहते हैं।
दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा। परीक्षण, पुनः परीक्षण, विश्वसनीयता। जब समय के विभिन्न बिंदुओं पर संकलित आंकड़ों की एक रूपता मापी जाती है तो इसे परीक्षण, पुनः परीक्षण, विश्वसनीयता कहते हैं। यह व्यक्तियों के एक समूह के लिए समयावधि में 2 बार एक ही परीक्षण को प्रशासित करके प्राप्त विश्वसनीयता का एक उपाय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यह जानने के बाद जिन परिणामों को प्राप्त करने के लिए किसी अनुसंधान परियोजना में जो भाग ले रहे हैं उनकी कोई वैधता नहीं है के पश्चात उनके व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। हाउथॉर्न प्रभाव। हाउथॉर्न प्रभाव। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। यह जानने के बाद जिन परिणामों को प्राप्त करने के लिए किसी अनुसंधान परियोजना में जो लोग भाग ले रहे हैं उनकी कोई वैधता नहीं है के पश्चात उनके व्यवहार में परिवर्तन हाउथॉर्न प्रभाव कहलाता है। यह उन लोगों का सुझाव है जो एक प्रयोगात्मक अध्ययन के अधीन है। हाउथॉर्न प्रभाव एक प्रकार की प्रतिक्रियाशीलता होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान में आंतरिक वैधता के कुछ खतरे हैं। ए है अर्थ प्रायोगिक डिजाइन, बी परीक्षण पूर्व, सी अनुशय, डी पूर्वव्रत और ई परिपक्वता। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, सी डी ई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंतरिक वैधता वह सीमा है जिस तक साक्ष्य का एक भाग किसी विशेष अध्ययन के संदर्भ में कारण और प्रभाव के बारे में वैधता के कुछ खतरे होते हैं, जैसे अनुशय, पूर्वव्रत एवं परिपक्वता। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट वाला है। इसमें पहला कथन दिया गया है, फोकस समूह चर्चा में परिनियामक से अपेक्षा की जाती है कि भागीदारों को खुलकर विचार रखने के लिए उदार वातावरण प्रदान करें। और हमारा स्टेटमेंट दूसरा है, कथन दूसरा है, फोकस समूह भागीदारों को तुलना के लिए वैकल्पिक अनुभव का ढिंढोरा पीटना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा। इसका कथन पहला सत्य है किंतु कथन दूसरा गलत है। चलिए हम लोग दूसरा कथन भी इसमें समझ लेते हैं। फोकस ग्रुप चर्चा एक गुणात्मक शोध पद्धति और डेटा संग्रह किसी दिए गए विषय पर गहराई से चर्चा करता है। इसमें परिनियामक से अपेक्षा की जाती है कि वह भागीदारों को खुलकर विचार रखने का वातावरण प्रदान करे। इन्हें वैकल्पिक अनुभव का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण में अभिधेयार्थ या डिनोटेशन किसका स्तर है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वर्णन। संप्रेषण में अभिधेयार्थ या डिनोटेशन वर्णन का स्तर है और विवरण वर्णनात्मक विकास का प्रतिरूप है जिसका उद्देश्य किसी स्थान, वस्तु, चरित्र या समूह को सजीव बनाना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतीकों किसमें प्रयुक्त करने अर्थ प्रदान करते हैं? इसका हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉट मीडिया किनके द्वारा अभिलक्षित होता है? तो ए दिया गया है गैर यांत्रिक घटक, बी है निम्न आग्राहक या श्रोता दर्शकगण भागीदारी, सी है केवल एक अनुभूति सेंस को आवृत करता है, डी है सूचना की बड़ी मात्रा की आपूर्ति करता है, ई उच्च आग्राहक भागीदारी। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, बी सी डी। हॉट मीडियम श्रोता दर्शक भागीदारी केवल एक अनुभूति को आवृत करना एवं सूचना की मात्रा का आपूर्ति करना द्वारा अभिलक्षित होता है। यह एक पक्ष से दूसरे को जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कथन वाले क्वेश्चन है। कथन एक, प्रारंभिक चरणों में जनसंचार को अधिप्रचार या प्रोपेगेंडा जिसे कहते हैं कि एक अध्ययन के रूप में जाना जाता है। और कथन दूसरा है, अब चिन्हों, संहिताओं और भाषा के संदर्भ में उनका भाषाई घटक है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा कथन वाला है, स्टेटमेंट वाला है। पहला कथन है, जनसंचार सार्वजनिक संदेशों की सूची की आपूर्ति करता है और सामाजिक मूल्यों का अनुश्रवण करने देता है।
और कथन दूसरा है, बड़े पैमाने के सामाजिक परिवेश में जनसंचार सामाजिक संस्थाओं के एकीकरण में सक्षम होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ही होगा। इसके कथन 1 और 2 दोनों सही है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं यूजीसी नेट के साथ साथ आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रही हूँ। तो जो लोग इन दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का भी जो इम्पोर्टेंट मटेरियल है वो भी मैं अपने चैनल के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किसी दर पर 8,500 की धनराशि 3 वर्षों में 9,500 हो जाती है, उसी साधारण ब्याज की दर पर 10,200 की धनराशि 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों जो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन 100 होता है, और इससे सिंपली हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं मैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक आदमी व्यक्ति एक्स के चित्र पर देखता है और कहता है कि वह मेरे साले के पिता की एकमात्र पुत्री की पति की पुत्री है। व्यक्ति एक्स उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैथ और रीजनिंग में हमेशा खुद का दिमाग यूज़ कम करना है, और जो भी क्वेश्चन बोलता जाए उसको शांत दिमाग से अच्छे से पहले पढ़ना है, और जो बोलता जाए वो करते रहना है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। इसका सही ऑप्शन ए होगा, पुत्री। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है। दोस्तों इसमें हमें एक एक लाइन फॉलो करते जाना है, हमारा आंसर आएगा। देखिए, जैसे सबसे पहले एक व्यक्ति स्थान ए से चलना आरंभ करता है और उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर। तो सबसे पहले हमें उत्तर की तरफ एरो करके एक लाइन इमेजिन करनी है 30 मीटर की। 30 मीटर जाता है और फिर पश्चिम की ओर। तो उत्तर से पश्चिम की ओर आप लोग अपने हिसाब से दिशा इमेजिन करिए कि जैसे कि उत्तर दिशा हमारे ऊपर की ओर हम लोग इमेजिन करते हैं, और जो पश्चिम की दिशा है उसको हम लोग लेफ्ट की तरफ इमेजिन करते हैं। तो सबसे पहले 30 मीटर उत्तर की ओर चलेगा, फिर वो पश्चिम की ओर 20 मीटर जाता है एवं स्थान बी पर पहुंच जाता है। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी कि नीचे की ओर मुड़ता है, और स्थान सी तक पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है, और उसके बाद वह पूर्व की तरफ मुड़ता है, यानी कि हमारे राइट हैंड की तरफ, और स्थान डी तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है। अंततः वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, उसके शुरुआत के स्थान से उसके अंतिम स्थान के मध्य की दूरी याद कीजिए। दोस्तों अगर आपने सही से इमेजिन करके और इसका डायग्राम सही से ड्रॉ किया होगा तो आपका आंसर आपके सामने होगा। दोस्तों ये आपका आंसर रहा, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा और आपका ये डायग्राम ड्रॉ होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न सूचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आनी चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादातर हम लोगों को इसमें कोई भी एक ऐसा कॉमन लॉजिक लगाना होता है जो सारे नंबर्स में सेम लॉजिक बैठे। तो इस तरह से हम लोग ये रीजनिंग के क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग व्याख्या में देख पा रहे होंगे, इसमें लॉजिक लगा हुआ है कि सबसे पहले इसमें संख्या से पहली संख्या को घटाना है, जो भी इसमें होगा उसके बाद उसका माइनस करके स्क्वायर लाने की कोशिश करनी है। जैसे कि इसमें 8 आया है तो 8 किसका क्यूब है, सॉरी 2 का क्यूब है। और फिर तीसरी संख्या में दूसरी संख्या को घटाने पर 27 आया जो 3 का क्यूब है। ऐसे ही हमारा अगली संख्या में 4 का क्यूब, फिर 5 का, फिर 6 का। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हमारा रीजनिंग का है और ये भी हमारा अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉयड के सिद्धांत के आलोचकों को अपना मनोविश्लेषण करवाना चाहिए, क्योंकि फ्रॉयड के अनुसार इडिपल कॉम्प्लेक्स से उठने वाले अचेतन प्रतिरोध द्वारा इस सिद्धांत का विरोध एक व्यक्ति के चिंतन को विकृत करता है। इस युक्ति में कौन सा तार्किक दोष किया गया है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, आत्माश्रय दोष, आत्माश्रय दोष।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्ति कुछ अधिवक्ता तर्कशास्त्री हैं के समतुल्य है? तो ए है कुछ तर्कशास्त्री अधिवक्ता नहीं है, बी कुछ अधिवक्ता गैर तर्कशास्त्री हैं, सी कुछ तर्कशास्त्री अधिवक्ता हैं, और डी कुछ गैर तर्कशास्त्री गैर अधिवक्ता नहीं है। दोस्तों इसमें ये डायग्राम लगभग ड्रॉ होगा और इसका सी ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि इस प्रतिज्ञप्ति में कोई भी मेढक उभयचर नहीं है तो असत्य के रूप में दिया गया है। तो निम्नलिखित में से किस प्रतिज्ञप्ति के सत्य होने का तात्कालिक रूप से अनुमान किया जा सकता है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, कुछ मेढक उभयचर हैं, कुछ मेढक उभयचर हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियां इस प्रकार संबंधित हैं कि यदि इनमें से एक सत्य है तो दूसरी असत्य और विलोमतः होनी चाहिए? तो ए है सभी ऊँट शाकभक्षी हैं, बी कुछ ऊँट शाकभक्षी हैं, सी कुछ ऊँट शाकभक्षी नहीं हैं, और डी कोई भी ऊँट शाकभक्षी नहीं है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा। क्यों? क्योंकि बी और डी दोनों ही कहीं ना कहीं अपोजिट भी हैं और कहीं ना कहीं दोनों ही सत्य या असत्य हैं, क्योंकि इसमें एक सत्य होगा और एक असत्य होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति स्वरूप सिद्ध तर्क दोष का एक उदाहरण है? अगला क्वेश्चन, इसके सही आंसर होगा इसका सी, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ध्वनि गुण है क्योंकि यह दृश्यमान है। स्वरूप सिद्धि तर्क दोष तब होता है जब लघु पद अवास्तविक नहीं होता है, लेकिन मध्य पद की प्रकृति के कारण मध्य पद लघु पद में उपस्थित नहीं हो सकता है। ध्वनि गुण है क्योंकि यह दृश्यमान है, युक्ति स्वरूप सिद्ध तर्क दोष का एक उदाहरण है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेब 3.0 का सर्वोत्तम वर्णन करता है? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। वेब 3.0 वर्ल्ड वाइड वेब के एक नए पुनरावृत्ति के लिए किया गया एक विचार है, जिसमें विकेंद्रीकरण, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और टोकन आधारित अर्थशास्त्र जैसी अवधारणाएं शामिल हैं, और यह इंटेलिजेंट वेब पर आधारित होता है जहां अनुप्रयोग नैसर्गिक भाषा संसाधन प्रयुक्त करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी ICT के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ए दिया गया है, एक ईमेल प्रणाली में BCC संदेश के प्रेषक को BCC में प्रविष्ट किए गए प्राप्तकर्ता को गुप्त रखने की अनुमति देता है। बी है, किसी प्रणाली पर संस्थापक फिशिंग या इंटरनेट या ईमेल के माध्यम से लोगों, और सी है, स्पैमिंग एक विश्वसनीय एकक के रूप में दुर्भावनापूर्ण कारणों से छल कपट द्वारा संवेदनशील सूचना को अर्जित करने का एक प्रयास है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, केवल ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन पहला है, डेस्कटॉप कंप्यूटरों की तुलना में मेन फ्रेम कंप्यूटरों की लघुतर आंतरिक स्मृति या इंटरनल मेमोरी होती है। और कथन दूसरा है, स्प्रेडशीट्स और वर्ड प्रोसेसर अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। कथन पहला असत्य है लेकिन दूसरा इसका सत्य है। तो पहला देख लेते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इनका आकार व कार्यक्षमता मिनी व माइक्रो कंप्यूटर दोनों से ज़्यादा होती है, और डेस्कटॉप कंप्यूटरों की तुलना में मेन फ्रेम कंप्यूटरों की इंटरनल मेमोरी भी काफ़ी उच्च होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, ICT को प्रतिदिन की गतिविधियों के नियंत्रण और अनुवीक्षण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों द्वारा संवेदकों को प्रयुक्त किए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो ए दिया गया है, प्रस्तुति के लिए एक मास्टर स्लाइड का प्रस्तुतिकरण, और दूसरा है एक बर्गलर अलार्म को सक्रिय करना, और तीसरा है स्वचालित द्वारों को खोलना, और चौथा है एक स्प्रेडशीट बनाना। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, केवल दूसरा और तीसरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ICT
जिसे सूचना या संचार प्रौद्योगिकी कहते हैं, को प्रतिदिन की गतिविधियों के नियंत्रण और अनुवीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका प्रयोग जिम्मेदारी के साथ बिना किसी भेदभाव के उसका आदान प्रदान करने एवं प्रस्तुत करने में किया जाता है। और एक बर्गलर अलार्म को सक्रिय करना तथा स्वचालित द्वारों को खोलना जैसी गतिविधियों द्वारा संवेदकों को प्रयुक्त किए जाने की सर्वाधिक संभावना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कथन कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में सही है? तो ए है इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है, दूसरा है इंटरनेट अंतर संबंधित नेटवर्क्स का एक समूह है, और तीसरा है एक्स्ट्रानेट तो एक आंतरिक नेटवर्क है जिस तक प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा बाह्य रूप से पहुंचा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। 2 और 3, केवल 2 और 3। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। जैसे कि कथन पहला है, वे नदियों और झीलें जिनकी निम्न जैविक उत्पादकता होती है उन्हें यूट्रोफिक कहा जाता है। और कथन दूसरा है, वे नदियां और झीलें जो जीवों एवं जैविक पदार्थों से समृद्ध होती हैं उन्हें अल्पपोषी कहा जाता है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा। कथन पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। वे नदियां और झीलें जिनकी निम्न जैविक उत्पादकता होती है उन्हें अल्पपोषी या ओलियोट्रॉफिक कहा जाता है, जबकि वे नदियां और झीलें जो जीवों एवं जैविक पदार्थों से समृद्ध होती हैं उन्हें यूट्रोफिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, मोटर वाहनों में नम्य ईंधन इंजन क्या है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा। वह इंजन जिसमें जैव ईंधन और पेट्रोल को किसी भी अनुपात में रखा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर में अविषाक्तों के प्रवेश हेतु मार्ग निम्नलिखित में से कौन से हैं? दोस्तों ए है अंतःश्वसन, बी अवशोषण, सी त्वचीय, और डी अंतःग्रहण, और ई है निष्कर्षण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल एक और ए और बी। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आईपीसीसी संकेत करता है कि विश्व को वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कितने प्रतिशत की सीमा तक घटाना होगा? दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा 45। वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लिए आईपीसीसी संकेत करता है कि विश्व को 2020 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 45% की सीमा तक घटाना होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, यद्यपि ओजोन परिवेशी वायु में प्रदूषक होती है किंतु समताप मंडल में यह मूल्यवान होती है क्योंकि यही निम्नलिखित हानिकारक अवशोषित करता है। तो इसमें हमें बताना कौन सी रेज हैं जिनसे हमें ओजोन परत बचाती है जो समताप मंडल में उपस्थित है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा यूवी रेज, यूवी रेडिएशंस मतलब यूवी विकिरण। ओजोन परिवेशी वायु में प्रदूषक होती है किंतु समताप मंडल में यह मूल्यवान होती है क्योंकि यह हानिकारक यूवी विकिरण को अवशोषित करती है और यह ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में 0.02% में पाई जाती है और यह तीखे गंध वाली अत्यंत विषैली गैस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट कार्यक्रमों को यूजीसी द्वारा मूल्यों एवं नैतिक व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए आरंभ किया गया? ए है जीवन कौशल, बी दीक्षारंभ, सी विश्व भारत, डी गुरु दक्षता, ई विश्व दर्शन। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, केवल ए बी टी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन पहला है, तकनीकी शिक्षा वह है जो तकनीकी क्रियाविधियों एवं आवश्यक कौशलों के रूप में प्रविधियों के अधिगम पर बल देती है और जिसका लक्ष्य सामान्यतः द्वितीयक स्तर से ऊपर के टेक्नीशियन तैयार करना है। और कथन दूसरा है, व्यावसायिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के मध्य विभेद नहीं होता है।
उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों हमारा इसका सही ऑप्शन सी होगा। कथन पहला सही है, कथन दूसरा गलत है। चलिए हम लोग गलत देख लेते हैं। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। तकनीकी शिक्षा वह है जो तकनीकी क्रियाविधियों एवं आवश्यक कौशलों के रूप में प्रविधियों के अधिगमन पर बल देती है और जिसका लक्ष्य सामान्यतः द्वितीयक स्तर से ऊपर के टेक्नीशियन तैयार करना है। व्यावसायिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के मध्य पर्याप्त विभेद होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के राज्य विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए है सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात, बी है नागालैंड विश्वविद्यालय नागालैंड, सी है आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश, डी है गुवाहाटी विश्वविद्यालय असम और ई है सिक्किम विश्वविद्यालय सिक्किम। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा, केवल ए सी डी। प्रश्नगत भारत के राज्य विश्वविद्यालय सरदार पटेल विश्वविद्यालय जो गुजरात में है, आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय जो आंध्र प्रदेश में है, गुवाहाटी विश्वविद्यालय जो असम में है, जबकि नागालैंड विश्वविद्यालय और सिक्किम विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि अनुसंधान संस्थानों में शामिल है? तो ए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी संसाधन, सी केंद्रीय कृषि विपणन विभाग और डी भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा, ए बी सी डी। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, कथन पहला है प्राचीन भारत में शिक्षा निःशुल्क थी और कथन दूसरा है प्राचीन भारत में शिक्षा केंद्रीकृत थी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर आधारित है, यह पूर्णतः निःशुल्क हुआ करती थी। तो ए ऑप्शन हमारा जो कथन ए है वो तो हमारा सही है और व्यापक स्तर पर खुली हुई या बड़े पैमाने पर विस्तृत थी। इसके बाद दोस्तों हमारा जो पैसेज है गद्यांश से वो आ जाएगा और उसी गद्यांश से हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसा कि मैं हमेशा हर पेपर में बता चुकी हूँ आपको कि कभी भी गद्यांश रिपीट नहीं होते हैं, ना ही वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो 5 क्वेश्चन गद्यांश से ही आते हैं, बट मैं आपको उसके क्वेश्चन और आंसर इसलिए भी बता देती हूँ गद्यांश, ताकि आप लोग इससे प्रैक्टिस कर लें और गद्यांश को पढ़ के वो 5 क्वेश्चन स्वयं भी सॉल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों मैं आपको ये गद्यांश पूरा दिखा दे रही हूँ ताकि आप लोग इससे स्वयं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के और इनके आंसर बता दे रही हूँ। निम्नलिखित किस देश को मिस्र पर नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दी गई? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कथन पहला है अफ्रीकी उपनिवेशों पर प्रतिस्पर्धी दावों का समाधान आमतौर पर यूरोपीय शक्तियों के बीच युद्ध द्वारा किया जाता है। और कथन दूसरा है मोरक्को को लेकर फ्रांस का केवल ब्रिटेन से संघर्ष था। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों बी होगा। कथन पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस देश को मोरक्को में उपनिवेश बनाने की अनुमति दी गई? तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, फ्रांस। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किन यूरोपीय शक्तियों के बीच मोरक्को को लेकर झगड़ा हुआ? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा बी, ए बी सी। ब्रिटेन, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच मोरक्को को लेकर झगड़ा हुआ। और दोस्तों इसका आखिरी क्वेश्चन है, कथन पहला है फ्रांस ने जर्मनी को फ्रांसीसी कांगो पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दी। और कथन दूसरा है फ्रांस ने वर्ष 1904 में ब्रिटेन के साथ युद्ध किया। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों बी। इसका पहला और दूसरा दोनों कथन गलत हैं। और दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ 6 तारीख से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम सभी लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं। तो सभी को ऑल द बेस्ट। और आगे जो भी आरओ एआरओ या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ जुड़े रहें। इसके बाद मैं यूपी पीसीएस के जितने भी करंट अफेयर रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और जितने भी PYQs हैं वो मैं इसी चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ आगे की तैयारी के लिए हमेशा जुड़े रहें।